अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। दिलचस्प सूरत हाल है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है केसेस मुकर्रर करने के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी को 10-5 के फैसले से आईनी करार दिया गया है इस सारे मामले को। ये 184(3) के तहत दायर मुकदमात में अपील का हक 9-6 के फर्क से मंजूर किया गया और इसका जो अपील का माजी से इतलाक 8-7 के फैसले से मुस्तरद कर दिया गया है। यानी माजी में अब इसकी अपील जो है वो नहीं हो सकेगी। ये 7-8 से आया है। मियां नवाज शरीफ साहब की भी खिलाफ आने वाले पनामा और ताहयात नाअहली फैसलों के खिलाफ अपील मुयस्सर नहीं होगी क्योंकि इसको बैक डेट से नहीं रखा गया। अलबत्ता 20 अप्रैल जब ये कानून पास हुआ था उसके बाद आने वाले फैसलों पर अपील का हक जो है वो होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है इसका हमें नहीं दिखेगा, लेकिन वैसे जो है तारीख के बाद से ये इम्प्लीमेंट होगा। इसमें नैब कलदम तरमीम कलदम करार देने का फैसला अहम है। मुल्की सियासत और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद जो तकसीम के तनाजुर में अगर आप इसको देखें तो आज के फैसले की जो है ना वो बहुत दूर असरात मुरतब होते हमें दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में मफाद आमा से मुताल्लिक भी सियासी केसेस पर सुप्रीम कोर्ट की किरदार का एक आपको इंदिया मिलता है, रिफ्लेक्शन उसकी मिलती है। तो इस तमाम मामले पर हम आज बात करेंगे। सवाल ये है हमारे सामने कि आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम थी उसका तासुर मजबूत हुआ है या ज़ाइल हो गया है। वो तासुर जो है वो बरकरार नहीं रहा क्योंकि 2 फैसलों में चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ को अक्सरियत मिली है जबकि एक फैसले में चीफ जस्टिस अक़लियत में शामिल हैं। हमने देखा था बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी आ रहे थे, बड़ी हीटेड किस्म की डिस्कशन हो रही थी। दूसरी तरफ आज भी दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने माजी में 184(3) के गलत इस्तेमाल का बार बार तस्करा किया और ये भी कहा है कि पार्लियामान हमारी दुश्मन है और ना ही हमें दुश्मन समझती है। इस हवाले से चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान इख्तलाफी जुमलों का भी तबादला ख्याल हुआ। ये क्योंकि चीफ जस्टिस बहुत जल्दी इस मसले को निपटाना चाहते थे। अभी भी उनके नज़दीक ये 4 समातें जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। अब जरा पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मियां साहब लंदन से वापस आ रहे हैं, सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए हैं खुसूसी फ्लाइट के जरिए जिसे पाकिस्तान का उम्मीद है पाकिस्तान का जो है वो नाम दिया गया है। 21 अक्टूबर को यूएई से लाहौर पहुंचेंगे और वतन वापसी के लिए उनका रूट इससे मुताल्लिक मैसेजिंग बड़ी अहम है क्योंकि मिडल ईस्ट से आ रहे हैं। पहले उम्रा करेंगे फिर यूएई जाएंगे। तो मियां साहब ये सिग्नलिंग कर रहे हैं कि वर्ल्ड इज विद मी। मैं इंग्लैंड से आ रहा हूँ, वहाँ पर जब जाऊँगा तो उम्रा अदा करने जाऊँगा। ज़ाहिर है सऊदी ऑफिशियल्स के साथ भी उनकी मुलाकात होती है। मिडल ईस्ट में यूएई एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, उधर भी उन्होंने जाना है। तो ये क्या सिग्नलिंग है, क्या मैसेजिंग है, इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, हारून रशीद साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के, आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं तज्ज़ियाकार हैं, आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं तज्ज़ियाकार हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू ज़ुबैर साहब, मुझे ये बताइएगा आपने इस कानून के खिलाफ दलाइल देने के लिए काफ़ी दलाइल दी है लेकिन फैसला कानून के हक में आ गया है। ओवरऑल आपकी इस पर अब राय क्या है, मजमूई तासुर आपने इससे क्या लिया है इस फैसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़ैसला आ गया है वो हम सब पे बाइंडिंग है, मेजॉरिटी जो फ़ैसला आया है। लेकिन आपको हमारे दलाइल तो पता ही थे। मैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर के हिसाब से मैंने ये केस इसलिए इसको अपोज़ किया इस बिल को कि मैं समझता था और कि ये पार्लियामेंट ये कोर्ट की खुद मुख्तारी में एक हमला है और कोर्ट की अगर प्रैक्टिस प्रोसीजर का जुरिस्डिक्शन इनको जाए बनाने के लिए लॉ पार्लियामेंट को, तो आगे भी वो बनाएंगे। अब वक्त भी बताएगा कि ये जो तारीख़ी आज फ़ैसला आया है इसके क्या दूर रस, आपने भी ख़ुद का दूर रस असर मुरतब होंगे। अब देखना कि आइंदा फिर इनको कोई इख्तिलाफ हुआ सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस प्रोसीजर पे वो रूल एक्ट बना देंगे और उसके ताबे हो जाएगा। अब कहाँ रुकेगी ये बात, जाके ये वक्त ही बताएगा। तो इस वजह से हमने किया। फिर अपील का हक, हमारा पॉइंट था अपील का हक हमारी हमेशा डिमांड। ये आप कह रहे हैं कि पार्लियामान को अब इस कानून साजी के बाद और इसकी वैलिडेशन के बाद बहुत इख्तियार मिल गया है कि वो मजीद भी जजेस के इख्तियारात को सल्ब कर सकते हैं। बिल्कुल इनके सल्ब इस तरह से कर सकते हैं कि मतलब कि प्रैक्टिस प्रोसीजर के बाद तक, क्योंकि देखिए इसके अंदर अपील का हक भी प्रैक्टिस प्रोसीजर के कानून के अंदर दिया गया है। तो अब ये समझना होगा कि आइंदा वो क्या करेंगे। अब कल तो फैसला करते हैं कि 2 अपीलें होंगी, हो सकता है वो फिर एक और अपील और दे दें
कि एक और अपील, आप उसकी अपील होगी, फिर उसकी अपील होगी। अब देखें, अब ये ऊपर है कि पार्लियामान आप क्या चाहती है, या वहाँ जो लोग बैठे होते हैं या जो उधर उन पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट पे देखिए एक रास्ता, मैं समझता हूँ एक रास्ता खुल गया सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे कानून साजी का। अब ये आज एक्सेप्ट कर लिया गया कि जी उनका जो एक्ट होगा वो सुपीरियर होगा जो रूल्स सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे अंडर आर्टिकल 191। तो ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट की अक्सियत ने ये फैसला दे दिया है कि जी उनका जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो अमेंडमेंट्स की थी वो भी सही थी। दूसरा जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो बात उन्होंने की आर्टिकल 199 में, आर्टिकल 191 में ही उसी की उस पर कानून साजी गई। यही वो कानून कहता था कि आर्टिकल 175(2) और रेड विद आर्टिकल 191 जो प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर का होता है उसकी वजह से अब अपील का हक था। हमारा कंटेंशन ये था कि अपील बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी डिमांड भी हमेशा रही है बार एसोसिएशन की कि जी अपील का हक होना चाहिए। लेकिन हमारा जो मुद्दा था कि जी आपकी अपील का हक जो देना है वो आपको एक आईनी तरमीम से देना, वो भी पार्लियामेंट नहीं बनाना है लेकिन आईनी तरमीम से होगा। वो सिंपल अक्सरियत से नहीं होगा, वो 2/3 से होगा, 2/3 मेजॉरिटी से होना चाहिए। वो बात हमारी 9-6 से वो भी रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन उसमें कहा कि प्रोस्पेक्टिव इसका वो होगा। लेकिन जो हमारे दूसरा चैलेंज था रिगार्डिंग कि ये रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं है ना, ये तो हुआ ना कि जो एक डाउट किया जा रहा था कि शायद कुछ लोग फैसिलिटेट होना चाहते हैं इसलिए पार्लियामान ने जी वो कोशिश तो ये की गई थी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं है। देखिए बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिव हम देखिए इस कानून के तहत तो दिया गया था, लेकिन अक्सरियत से 8-7 से उस बात हमारी मानी गई कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ना दिया जाए, क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव का कोई पीरियड नहीं था। तो 1973 में ये आइन आया था और उस वक्त ये अगर आप अपील का रख जाए तो अपील उस वक्त चली जाती कि मंजूर इलाही जैसे केसेस भी आप खोल सकते थे, तो उसमें बहुत सारे केस आ जाते। कोर्ट ने वो बात मानते हुए उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। वो उसको उस इशू को तो एड्रेस किया है। इंटेंट पार्लियामान की यही थी कि पिछले वाले मामलात भी जो है जी बिल्कुल उनका था, आपने जरूर एक लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हारून रशीद साहब। हारून साहब, बार काउंसिल has been demanding this from last many years। अब उनको वो जो जजेस के इख्तियारात हैं उसको रेगुलेट करने और अपील के हक में आप लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, वो रेगुलेट वो होने वाला मामला तो आपको दिख गया, मिल गया, लेकिन अपील का हक ज़ाहिर इसमें नहीं है। आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? और ज़रा ये जो ज़ुबैरी साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब ये मामला किधर जाके रुकेगा, पार्लियामान जिधर चाहेगी कैप कर लेगी, जिधर चाहेगी मजीद लेजिस्लेशन कर लेगी या रेगुलेट कर लेगी जजेस को। योर टेक ऑन? देखिए ना, पार्लियामेंट का काम है एक्ट बनाना, और पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, सुप्रीम अदारा है, उसको उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है, और उस इंटरप्रिटेशन में उन्होंने इस एक्ट को जो है वो मेंटेन रखा है। जहाँ तक जुबैरी साहब का फरमा रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये है सही है लेकिन आइन की अमेंडमेंट पे होनी चाहिए। कान को एक तरफ से पकड़े या दूसरी तरफ से। अब असेंबली उस तरह पूरी है नहीं है। जब ये जरूरत पड़ी कि पिछले जो हमने फेस किया है 184(3) के तहत जो भी फैसले हुए हैं उनमें हम पूरी कौम ने सफर किया है और वो फैसले फाइनलिटी अटेन कर गए हैं, जिसकी वजह से असेंबली को ये जरूरत पड़ी कि ऐसे फैसले जो सुगो मोटो के तहत लिए गए या 184(3) के तहत दिए गए और उनकी कोई अपील और कोई रिवीजन नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं हो सकते थे, तो इसलिए असेंबली ने ये मेरे ख्याल में एक मुनासिब कानून साजी की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। और उसमें मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के राइट्स को या इख्तियारात को कर्टेल नहीं किया गया, सिर्फ ये किया गया कि पहले फर्द वाहिद ये फैसला करते थे और उनके फैसले जो होते थे अपनी मर्जी से ही बेंच कंस्टिट्यूट करते थे। हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि फुल बेंच कंस्टिट्यूट करके ये डिसीजन दे दें कि किस तरह 184(3) की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए या सुगो मोटो की प्रोसीडिंग्स किस तरह होनी चाहिए। तो वो अब मेरे ख्याल में ये मामला आ गया है कि 3 रोस्टर का जो रोल है वो अब खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कोई अब मास्टर नहीं होगा रोस्टर का। जी नहीं, उन्होंने यही कहा है ना कि 3 जजेज हैं, वो देखिए ना, मशवरा करना जो हमारा कुरान भी कहता है कि अगर कोई ऐसा मसला है और खासकर नेशनल इंटरेस्ट के जो मामलात हम फेस कर रहे हैं उसके लिए अगर मशवरे से चलेंगे तो मेरे ख्याल में उसका नुकसान कोई नहीं होगा, कोई फायदा ही होगा कि 3 लोगों का डिसीजन है कि सुगो मोटो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसमें बाकी जो बैंक की कंस्टिट्यूशन है वो किस तरह होनी चाहिए। तो आप मजमूई तौर पर जो है वो इस तमाम मामले में मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। मुझे आमिर साहब, ये आमिर इलियास राना साहब, मुझे ये बताइएगा, सिर्फ एक वोट से माजी में अपील का जो हक है वो माजी की जो अपील का हक है वो मुस्तरद हो गया।
आपके ख्याल में अब जो नाअहली वाला मामला है मियां साहब की ख़त्म कराने के लिए, अब उसमें क्या आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ सकती है और कोई रुकावट होगी अब इस सारे मामले के बाद? देखें जी, मतलब ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, एक लॉ बन चुका है कि मैक्सिमम नाअहली 5 साल की है। उसके लिहाज से उनकी वो नाअहली ख़त्म है, उन्हें अपनी जो 2 सज़ाएँ हैं अभी उनका सामना है, वो करेंगे आके, उसमें वो बरी होते हैं तो मेरे हिसाब किताब से तो बिल्कुल इलेक्शन वो लड़ सकेंगे। और आज ये जो फैसला आया है 10-5 वाला भी फ़ाइनल लग रहा है और 9-6 वाला भी फ़ाइनल लग रहा है। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इस पर मेरी राय ये थोड़ी सी बन रही है। वैसे तो ये फुल कोर्ट का फ़ैसला है, लेकिन जो ये 8-7 का फ़ैसला है, अगर कल को जजेस 17 हो जाएं तो क्या इसकी अपील इस पे वफाकी हुकूमत या कोई भी पार्टी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? वैसे तो जस्टिस आयशा पहले दिन से लेकर आज तक इसी काम पे लगी हुई थी कि फुल कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील होगी तो कहाँ जाएगी। तो ये तो अब वो जब तफसीली फ़ैसला आएगा हम और आप पढ़ लेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा इसलिए हुआ कि मैं पहले दिन से आर्टिकल 191 के तहत जितने लॉयर्स बात कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो कानून को ज़ीरो कर देते थे। अब एक शिक पे तो बात कर रहे हैं ना, ज़ुबैरी साहब ने भी की कि जी वो जो है ना अपील का हक जो है ना वो आइन देता है, वो तो अब ख़त्म हो गया 10 से। लेकिन इशू ये है कि वो कानून आइन बनाने वालों ने लफ्ज़ लिखा क्यों था? अपहेल्ड किया गया उस बात को कि कानून बनना था। रूल्स 1980 के जनरल ज़ियाउल हक के इन सबको काबिल कबूल थे, जिस पे आज भी जस्टिस सरदार तारिक साहब ने भी बात की कि मार्शल लॉ पे तो सारे खड़े होकर वकील उस वक्त बात करते थे, लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई काम करती है, और जस्टिस फायदे साहब भी 3-4 दफ़ा समातों में कह चुके कि जब फ़र्द वाहिद को इख्तियार भी दे देते हैं, जाओ 3 साल के लिए मलियामेट कर दो आइन को, ऐसी की तैसी फेर दो, वो सबको कबूल होती है। लेकिन अगर पार्लियामान करे तो कोई ज़िद है? आप देखें कि 2 हमारे सीनियर जजेस आज भी सारा दिन वो क्या करते रहे? उन्होंने, ठीक है वो 5 से हार गए और 10 वाले जीत गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम अज़ कम ये तो हुआ कि पहले हम ख्याल बेंचेस की जो इस्तिलाह आम लोग करते थे वो चीफ जस्टिस साबिक बंदयाल साहब ने मानी, चूँकि पता लगता था फैसला एक जैसा आ रहा है। अब नैब का बना था तो सबको पता था 2-1 का फैसला आएगा कि हम ख्याल 2 हैं और एक दूसरे ख्याल के हैं। अब एक कानून पे 3 अलग अलग फैसले आए हैं। असल फैसले होने भी इसी तरह चाहिए। ये जो ढक छुप के मर्जी का रोस्टर बनाना, मर्जी के वकील लगाना, अब कम से कम आज के बाद काजी फायद ईसा साहब और उनके साथ जो 2, चूँकि एजाजुल हसन साहब और सरदार तारिक बैठे होंगे और सरदार तारिक साहब रिटायर हो जाएंगे इनकी मौजूदगी में फायद ईसा साहब की, तो मंसूर अली शाह आ जाएंगे, तो इन्हें अब पेंडेंसी भी ख़त्म करनी होगी, फैसले भी करने होंगे और आम आदमी के लिए करने होंगे। क्योंकि ये 184(3) में जो आइन के साथ खिलवाड़ इफ्तिखार चौधरी से शुरू हुआ था और रूज पे पहुंचाया साकिब निसार साहब ने, ये गरीब मजाक बन गया था कि पूरी इंतजामिया को रेडिक्यूल किया जाता था, बुला के इंसल्ट की जाती थी। 184(3) स्टेट के आर्गन को मानते ही नहीं थे वो कि पार्लियामेंट या इंतजामिया कोई इनकी तरह का ही एक इदारा है। सुप्रीम कोर्ट बादशाह बन जाती थी। वो ये तासुर जाहिर कर दिया है जो पहले पैनल जजेस के पैनल से पता चल जाता था, फॉर्मेशन से पता चल जाता था कि अब ये केस होना है। अब जो आज जिस तरह से मुख्तलिफ शिकों पर मुख्तलिफ तरीके से जजेस के नंबर्स हैं, कहीं कुछ नंबर है कहीं कुछ नंबर है, तो उससे ये तासुर मिलता है कि अब वो जो एक डिवाइड थी वो डोमिनेंस उसकी नहीं नजर आई। आमिर साहब मुझे जरा ये बताइएगा, आमिर ज़िया साहब, कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम के का जो एक इम्प्रेशन था वो जाहिर हुआ है, वो तासुर? क्योंकि हमने देखा है मुख्तलिफ नंबर्स हैं जजेस के डिसीजंस करने में, किसी चीज को रिवर्स करने में, जिस तरह आपकी मिसाल भी दी प्रोग्राम के शुरू में। तो ये धड़े की सूरत में पूरे कानून को खत्म या मंजूर नहीं किया गया है। व्हाट इज योर टेक ऑन? ये कि 2 बातें, एक तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने बड़ा मेरे ख्याल में वजाहत के साथ इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि क्या लोगों के इस पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस किस्म की कानून साजी पे पार्लियामेंट ने जो की थी। यकीनन पार्लियामेंट जो है सुप्रीम इदारा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो लोग तनकीद करते हैं जी फ़ौज के किरदार पे, बाद हमारे दोस्त तनकीद करते हैं, बाद जो है वो अदलिया के अदलिया के किरदार पे तनकीद करते हैं, लेकिन हमारी पार्लियामेंट का किरदार भी कोई बड़ा सुनहरे लफ्ज़ों में लिखने वाला नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि जो 16 माह में जिस तरह की कानून साजी हुई, पहली बात तो ये कि हमारी वो जो कौमी असम्बली थी अधूरी कौमी असम्बली थी और उसमें पूरी तरह की नुमाइंदगी नहीं थी। कोई भी वजह थी कि PTI ने गलती की, उन्होंने उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था,
इस बहस से कतई नज़र, लेकिन वो नामुकम्मल थी। फिर जो उन्होंने कानून साजी की तो पता चला वो अवाम के लिए नहीं की बल्कि कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की। उसकी एक मिसाल आपको नैब के लॉज की मिलती है। फिर दूसरा तासुर ये हुआ क्योंकि अदलिया के साथ उनका एक वो था, एक टसल थी आला अदलिया के साथ, तो उन्होंने ये प्रोसीजर का बिल लेकर आए और इन्होंने उसको पास किया। और उसके अंदर भी आप ये देखें कि उसका जो मुद्दा था, लोगों का ये इंटरप्रिटेशन आई कि किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो आपने देखा कि इस बार भी जो फैसला हुआ फुल कोर्ट का, उसमें उन्होंने कहा जी माजी से इतलाफ नहीं हो रहा होगा इस चीज़ का। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट का किरदार रहा है उसमें एक लोग देखा करते थे इदारों की तरफ कि अगर हमारे यहाँ पार्लियामेंट पे हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक शख्सियत के शहर में होती हैं, शख्सियत की कमांड के ऊपर फैसले करी होती है, वहाँ पर कोई कहते हैं मानाखेज बहस नहीं हो रही होती है, बामाने बहस नहीं हो रही होती है, अवाम के लिए लेजिस्लेशन नहीं हो रहे होते हैं। तो आप याद करें कि जब वो 98 की बात है, 98-99 की, जब ये नवाज शरीफ साहब ने अमीरुल मोमिनीन बनने का इनको शौक हुआ था और वो तो फिर मुताबिक करना ऐसा हुआ कि फौजी इनकलाब आ गया, तो उसमें इस तरह की कानून साजियाँ मुतवातिर कोशिश की गई कि जहाँ पर जो आइन की स्पिरिट के अगेंस्ट थी और उनका ताल्लुक अवाम से नहीं था। तो एक सवाल पैदा होगा कि लोग कहाँ देखेंगे कल को पार्लियामेंट आकर इस जी। अब मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ पर वो इनकलाब नहीं था, वो तो ये था ना कि भाई इख्तियारात जो है उसका इर्तिकाज हो जाए, किसी शख्स के हाथों में हो जाए। तो बाज़ औक़ात हमारी पार्लियामेंट जिस तरह की कानून साजी करती आई, या मुझे बताया नहीं क्या जस्टिफिकेशन था तरमीम का। हमारे यहाँ ये भी तो एक हकीकत है ना कि इदारे भी तो इस्तेमाल होते रहे हैं, और ये भी एक हकीकत है कि इदारे भी साइडें लेते हैं और भरपूर साइड लेते हैं। जिस पर दिल आ जाए उसका सा सफेद जो है वो खत्म कर देते हैं, जिसको पकड़ना हो उसका जो है वो बड़ी वो अर्करेजी के साथ और बहुत तहम्मुल के साथ और छोटे छोटे मामला। जी जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आदिल आप, बिल्कुल ये हुआ है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि यहाँ पर हमारी जी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जैसे ना सब लोग तनकीद इदारों पे भी करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वहां पर वो उन्हीं इदारों में पार्लियामेंट भी एक इदारा है, तो यहाँ पर किसी का भी जो किरदार है वो सुनहरे अल्फाज में लिखने लायक नहीं है। लोगों को तवक्को जो होती है पार्लियामेंट से होती है, वो ये समझते हैं कि जी अवाम के अगर नुमाइंदे हैं तो अवाम के लिए कानून साजी करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर चंद खानदानों को या अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए होने लगे और उसमें अवाम का कोई गुजर बसर ना हो, तो फिर वो फिर लोगों को लगता है कि जी अगर हुकूमत जो है वो ऐसे इक़दाम कर रही है, मतलब शख्सी खानदानी मौरूसी सियासत को करी, तो लोग इदारों की तरफ देखते हैं। तो अगर आप इदारों को भी डिप्राइव कर देंगे उस ताकत से, हमारी ये बैलेंस होना चाहिए कि ये ना हो कि खराब हो जाता है जब आप लेजिस्लेशन वो मुतासिर हुआ है और उसके सामने रखकर करना शुरू करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक बड़ा नुक्ता अहम ये भी है ना कि आपने ये भी तो देखना है कि कुछ इदारों के इख्तियारात का भी तो फैसला होना है ना। कहीं इदारे तजावुज़ करते हैं, कहीं बिल्कुल ही गिव अप कर देते हैं, सरेंडर करते हैं। हमें ये भी तो देखना है कि सही गलत की बहस अपनी जगह एग्जिस्ट करती रहे, लेकिन किसी इदारे का अगर कोई इख्तियार है यानी वो कानून साजी कर सकता है। सही गलत पे तनकीद वोट के जरिए भी हो सकती है, मीडिया में भी हो सकती है, बातचीत के जरिए भी हो सकती है, लेकिन क्या वो अपना इख्तियार इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून पाकिस्तान के अंदर राइज रहा है। मुझे ये बताएं कि जुबैर साहब आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के किरदार में आप क्या नुमाया तब्दीली देख रहे हैं? क्या केसेस से जो है वो जो पॉलिटिकल केसेस हैं उसका जोर टूटेगा सुप्रीम कोर्ट में? जिस तरह से डिसीजन आया है, मुख्तलिफ शिकों पर बात हुई है, आपके ख्याल में अब पॉलिटिकल केसेस कम दिखाई देंगे सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात है कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस पे तनकीद की गई आपके प्रोग्राम में, वो मौजूद नहीं है अपने आप को डिफेंड करने में, तो मैं सीरियस एक्सेप्शन लेता हूँ कि वो जजेस नहीं हैं, आप उनकी इस तरह बैठ के बुराई करें, क्योंकि यही कोर्ट में भी जस्टिस मुनीर अख्तर ने एक बात कही थी कि वो जजेस नहीं हैं, आप उनकी इस तरह से तजलील ना करें। वो हमारे चीफ जस्टिस थे, उनके फैसले से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनको बुरा भला कहना टीवी पे, मैं सीरियस। सर मुझे जरा आपकी आवाज़ नहीं है, अगर आप रिपीट कर सकें दोबारा। मैं माजरत चाहता हूँ, आपने कोई गालिबन बात कर रहे हैं कि किस पे तनकीद जो है वो मैं कह रहा हूँ कि हमारे साबिक चीफ जस्टिस पे अभी तनकीद गई आपके प्रोग्राम में, जस्टिस साकिब निसार या और जजों पे। मैं उनको कह रहा हूँ कि जी वो मौजूद नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। आपको उनके फैसलों से ना इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी इख्तलाफ था बहुत फैसलों से, लेकिन उनकी तजलील नहीं होनी चाहिए आपके प्रोग्राम्स में, क्यों हमारे वो चीफ जस्टिस रहे और हाईएस्ट ऑफिस होल्डर्स थे इस मुल्क के। तो मैं सीरियस एक्सेप्शन लेता हूँ ये जो बात हुई है आपके यहाँ। दूसरी बात, एक बात मैं आपको कानूनी बात बता दूँ
कि जो फैसला आया है ये 10-5 से, ये 8-7 का, ये जो रूल ऑर्डर जो होता है वो फुल कोर्ट का माना जाता है। वो आज 8-7 हो, 9-6 हो, 10-5 हो, जब वो डिसीजन आता है कि डिसीजन माइनॉरिटी भी डिसीजन होता है कि फुल कोर्ट का डिसीजन होगा, किसी इसकी अपील नहीं हो सकती। तो ये कहना कि जी वो तीसरे उस पर अपील हो जाएगी, वो नहीं होगी। दूसरी बात, फिर आपको याद होगा पार्लियामेंट की इतनी तारीफ हुई और कहा कि पार्लियामेंट को हक है, सुप्रीम आइन है इस मुल्क में, ना पार्लियामेंट है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना एग्जेक्टिव है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कोर्ट ने एक तरह से इंटरप्रेट किया। यही वो पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने मार्शल लॉ के जितने लॉज थे उनके गलत सलत फैसलों को वैलिडेशन दी। आर्टिकल 269, 270, 278, 270AA, 270AAA, ये सारे हमारे आइन का हिस्सा है। 18वीं तरमीम में भी उनको ख़त्म नहीं किया गया, इसी पार्लियामेंट ने जो सब एक 18वीं तरमीम से किया गया। तो ये कहना कि जी कोर्ट्स ने सिर्फ मार्शल लॉ को वैलिडेट किया है, हमारी मुकन्ना ने भी इन सारे मार्शल लॉ के रूल्स रेगुलेशन भी आइन का हिस्सा है, आप खोल के देख लीजिए उसको। तो उन्होंने भी इसको वो किया। दूसरी बात, एक बात लोग बहुत खुश हो रहे हैं आज, बात यह है कि कहते हैं जी डिस्क्वालिफिकेशन एक लीडर की ख़त्म हो गई और उसमें एक कानून बना हुआ है, उसके अंदर 5 साल का पीरियड। मैं उनको बताना चाहता हूँ आईनी उस पर, ठीक है, इसमें राइट ऑफ अपील उनको पास नहीं होगा उस केस में, नवाज शरीफ साहब को। लेकिन एक कानून और भी है हमारा सुप्रीम कोर्ट के कि अगर किसी आईनी शिक की तशरीह कर देती है सुप्रीम कोर्ट, उसको कानून से ख़त्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है कि उनकी नाअहली लाइफ टाइम है वो, क्योंकि उसमें पार्लियामेंट ने लॉ बनाया कि जी उनको 5 साल की होगा, तरीन साहब उनको फ़ायदा होगा उससे। मेरा अटमोस्ट रिस्पेक्ट सर, वो मैं समझता हूँ उनको नहीं होगा। उनके वकीला को सोचना चाहिए जो आज अगर बात करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट किसी आइनी शिक की तशरीह कर देती है, उसके अंदर पार्लियामेंट उसको ख़त्म नहीं कर सकती उस तशरीह को कानून बना के। तो ये अगर वो अपने पेपर्स दाखिल करेंगे या कोई आएंगे तो ये उनके वकीलों को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, मैं कहता हूँ। चलें ठीक, ओके सर। मैं जरा गालिबन आमिर साहब ने तस्करा किया था, आप शायद उसका हवाला दे दें। जी मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ इस पे। जी मैं आमिर साहब आपकी तरफ ही आना चाहता था। जी गुड। जी बिल्कुल। एक तो मैंने खुद ये राय मांगी थी हारून रशीद साहब का नाम लेके, जुबैरी साहब का 8-7 के ऊपर उन्होंने राय दे दी, लेकिन $6.5 बिलियन की डज मैंने नहीं लगाई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि इन इख्तियारात के तहत लगी। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 206 अरब रुपए का नुकसान स्टील मिल में हुआ सुओ मोटो से। इसका 63A के ऊपर मेरी राय है, मैं दे रहा हूं कि रीराइट किया गया। ठीक है ना जी, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, फैसले के ऊपर बात हो सकती है। क्या सुओ मोटो से पूरी इंतजामिया को रेडिक्यूल नहीं किया गया? किया गया, ये सारी दुनिया मानती है। इसीलिए पार्लियामेंट ने आज उसको अपहेल्ड भी किया कि इख्तियार को रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राय दी और उन्होंने मान ली 10-5 से कि वो 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी। ये मेरी राय है, मैं किसी की तजलील ना करता हूं, ना मेरी कभी ये ख्वाहिश रही, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं जो आज बैठे हुए हैं। सरदार तारिक साहब सीनियर मोस्ट जज हैं, उन्होंने कहा कि 4 मार्शल लॉ में क्या होता रहा, जुबैरी साहब वहीं मौजूद थे, क्या उन्होंने बात की थी कि नहीं की थी, ये मेरी बात थी। जी जुबैरी साहब क्विकली अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर मैंने हारून रशीद साहब के पास जाना। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ, उन्होंने ज़रूर कहा अटॉर्नी जनरल, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने कहा आप चार्जशीट क्या पेश कर रहे हैं, ये कहा कुछ जजों ने उसमें कि आप हमारे खिलाफ आप इस पे बात ना करें, आप लॉ पे बात करें कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कानून बनाने का या जस्टिस वहीद और मुनीब अख्तर साहब ने एतराज़ किया। अख्तर साहब ने ये बात बिल्कुल उन्होंने, और सरदार तारिक साहब ने फिर दूसरी बात कही। लेकिन मार्शल लॉ, अगर मार्शल लॉ को इस अदालत ने अगर उसे अप्रूव किया तो पार्लियामेंट ने, मैं वही तो कह रहा हूँ, पार्लियामेंट ने भी तो उन सारे ज़ियाउल हक साहब के मार्शल लॉ, चाहे वो भुट्टो, शहीद भुट्टो साहब का जब आया उस मार्शल लॉ, क्योंकि पहले वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भुट्टो साहब अपॉइंट हुए थे। जुबैरी साहब इसमें एक नुक्ता ये भी बड़ा अहम है ना कि जब हम ये कहते हैं कि जो एक्स चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ना किया जाए, तो ना एस्टैब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज्म हो सकता, ना जजेस पे क्रिटिसिज्म हो सकता, लेने के फिर फुटबॉल सिर्फ पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं फैसलों को। लेट मी कंप्लीट इफ यू अलाउ मी टू। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब हमारे ऑनरेबल जजेस भी अपनी अदालत में बुला के ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट्स के, मतलब हर बंदा तो करप्ट नहीं है, जिस तरह पगड़ियां उछाली जाती हैं, जिस तरह उनकी तज़हीक की जाती है, जिस तरह वैसे भी बुलाया जाता है, किया जाता है, सो हम मतलब ठीक है, ये बात मैं मानता हूं कि एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मैं जो तनकीद में और तजलील में और तज़हीक में फर्क होना चाहिए। मैं अपने साथियों को भी फॉर्मूला अप्लाई करता हूं कि
हमें तज़हीक में और तनकीद में फ़र्क रखना चाहिए। आज हमारे कुछ सहाफ़ी भी रेड लाइंस क्रॉस करके ये कहते हैं हम ज़्यादा विक्टिमाइज्ड हो गए, लेकिन तनकीद करने में और तज़हीक करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आप तनकीद करते रहें, हर किसी के रोल पे बात करते रहें, उसमें आपको पाबंद सलासल भी होना पड़े, आपको मुश्किलात भी झेलनी पड़े, झेलें, लेकिन आप तज़हीक को इक्वल नहीं कर सकते तनकीद के साथ। आई थिंक आमिर ज़िया साहब, आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि मुबर्रा तो तनकीद से यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन तज़हीक और तनकीद का फ़र्क सबको समझना चाहिए, चाहे वो इदारे हों चाहे नहीं हो। जी, बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया और वाकई हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आप तल्ख से तल्ख बात जो है वो मुस्कुरा कर कह सकते हैं, और ना सिर्फ एक तो लहजे की शाइस्तगी, लेकिन साथ साथ होता है कि इंसल्ट हम लोग ये करते हैं कि बजाय दलील से काम लेने के हम जोश में आ जाते हैं, और उसमें आप देखें फिर कोई भी इदारा, कोई भी शख्सियत जो है वो उससे तनकीद से या तजलील से जो है तहजीक से बाहर नहीं होती। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में एक बड़ा हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, खुसूसन जब कहते हैं ना कि बड़ी जो बदकिस्मती हुई हम पिछले PDM के दौर में कि जिस तरह से आला अदलिया को एक उसके खिलाफ एक कैंपेन, हुकूमत को ये काम नहीं करने का, एक तो कह सकते हैं ना कि किसी फर्द ने कर दिया, जोश खिताबत में कर दिया, लेकिन जब हुकूमत ये काम करने लगे या हुकूमत के बड़े बड़े लोग जो हैं वो आला अदलिया को या जजेस को, मौजूद जजेस को निशाना बनाने लगे, तो ये एक बहुत ही गलत रिवायत है, और उसकी वजह से आप उस इदारे को अंडरमाइन कर रहे होते हैं, और फिर वो एक तासुर होता है कि जी एक इदारा बमुकाबला दूसरे इदारे के आ गया। तो यकीनन एक तो हुकूमत में बहुत जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत जो है, हमारी यहाँ सियासतदानों को मसला ये कि बगैर लेकिन आप ये देखें ना कि जब बंदियाल साहब से किसी को इत्तेफाक या इख्तिलाफ हो सकता है आमिर साहब, लेकिन जैसे बंदियाल साहब गए तो फिर एक मखसूस ग्रुप ने, एक जमात के ट्रोल्स ने बंदियाल साहब के साथ भी वही वाली की है, और इस चीज का आसरा ही नहीं किया कि वो किस हद तक उनको रिलीफ देते भी रहे पास में, लेकिन उन्होंने फिर उनके साथ वो वाली की है कि कमजोर और जो भी व्हाटएवर दे डिसाइडेड। आई डोंट वांट टू रिपीट इट बिकॉज़ सोशल मीडिया की लैंग्वेज तो हम यहाँ पर बात भी नहीं कर सकते। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जी गो अहेड। आदिल, बिल्कुल सही कहा आपने ये, और ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है कोई भी सियासी जमात करे, कोई भी फर्द करे, कि इसके ऊपर हमारे यहाँ मेरे ख्याल में रिस्ट्रेन होना चाहिए। वो चाहे PTI करी हो, चाहे नून लीग करी हो, चाहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करी हो, तमाम ही जमातों ने ये कारनामा अंजाम दिया है, और हमारे यहाँ फिर है कि मैं देखता हूँ कि सहाफ़ी भी इसमें मुलव्वस हो गए, सोशल जी बिल्कुल सही बात। ये चीज जरा सा हमें अपनी सोसाइटी में, समाज में इत्तेदाल की जरूरत है, इत्तेदाल की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे से मुकालमा कर सकें। पॉइंट टेकन सर। हारून रशीद साहब की PTI वाहिद जमात जिसने इस कानून की मुखालफत की, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनके वकील से कहा कि आपको भी मुस्तकबिल में अपील के हक का फायदा पहुंच सकता है जिस सूरत हाल से चेयरमैन PTI गुजर रहे हैं। आपको लगता है इस सारे प्रोसेस में वो भी बेनिफिशरी होंगे, उनको भी इसका एडवांटेज मिल सकता है? देखिए, वो तो अब ये फैसला देखेंगे तो उसी से पता चलेगा, लेकिन जिस तरह मेरे बाकी दोस्त बात कर रहे हैं, जुबैरी साहब और बाकी, कि जजेस की तौहीन नहीं करनी चाहिए, मेरा भी यही ख्याल है कि तौहीन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो वो फैसले करते रहे उस पर हमारा ये राइट बनता है कि उस या उनका जो किरदार रहा है। मसलन साकिब निसार साहब थे तो उन्होंने एक हॉस्पिटल में जाके एक शराब की बोतल का कॉग्निजेंस ले लिया था कि ये इसके पास शराब पड़ी हुई है हुजूर, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी जो है वो कुछ शराब की बोतलों का जो किसी एक्ट्रेस पे एक्शन ले लिया था। लेट मी टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक। अब जरा मियां साहब की वापसी के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आमिर इलियास राना साहब, ये बताइएगा जो मियां साहब रूट लेकर आ रहे हैं, क्या सिग्नलिंग मैसेजिंग की जा रही है इसके जरिए? आप देखें, जिस दिन उन्होंने 2 जर्नैल साहिबान के नाम लिए और वो बात थी सबसे आखिर में कि उनका भी कोई हिसाब होना चाहिए, पूरे मीडिया ने उनकी पूरी तकरीर को छोड़ के उस पर उठाया और आज तक हम चल रहे हैं। तो बयानिया इसी को कहते हैं, और वो लेके उसको शहबाज शरीफ साहब ने नाम लिए बगैर वही बात की। मैं तो इसलिए बार बार कह रहा हूं कि 21 अक्टूबर की तकरीर का इंतज़ार करना होगा, अगर वो होगी। अगर किस लिए कह रहा हूं, जाहिर है कि उनके वकला 16 से 18 के दरमियान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे।
राहदारी ज़मानत के लिए जाएंगे, उन्होंने टाइम भी पूरा करना है, बहुत सारी मुलाकातें हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि किसी रॉयल फैमिली से मुलाकातें हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सऊदी अरब में उन्हें मिलेंगे, जो यूएई में मिलेंगे, लंदन बहुत सारे नहीं जाते, यहाँ से बहुत सारे लोग जाएंगे जो नज़दीक के फासले से पता भी ना चले कि गए हैं और आगे। आपको पता है कराची से कोई बंदा जाए तो वो इस्लामाबाद कम टाइम में, ज़्यादा टाइम में आएगा और वो दुबई जल्दी पहुँच जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी मुलाकातें वहाँ बैठ के होनी हैं और बहुत सारे मामलात हैं जो नवाज शरीफ तय करके आएंगे। अब इसके ऊपर होगा ओहो जी क्या हो रहा है भाई, सब चीज़ें क्लियर हैं लोगों को, जिनको नहीं हो रही उनको पता चल जाएंगी। अगर एक शख्स को जो नैब के रिमांड में हो जिस्मानी और वो वहाँ से निकले और फिर उसको अदालत भेज दे बाहर, क्या जब वो आके कानून के सुपुर्द करेगा उसे जमानत ही नहीं मिलनी? मेरा नहीं ख्याल कि जिस चीफ जस्टिस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उन्होंने मरियम नवाज को बरी किया, उन्होंने नैब से सवाल किया कि मरियम नवाज के खिलाफ तो आपके पास कोई सबूत और पेपर नहीं है कि ये मालिक हैं, क्या नवाज शरीफ मालिक हैं, आप उनको बता देंगे? उन्होंने कहा हमारे पास वो भी नहीं है। ये फैसला क्लियर आया पड़ा है, आप और हम बहस करते रहेंगे। उनकी जो डेट उन्होंने दी बड़ी सोच समझ के दी, प्लान करके दी। जहाज़ वो बुक कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट आएंगे, बहुत सारे पार्टी लीडर्स उनके आएंगे जो दुबई से इस्लामाबाद आते हैं या लाहौर आते हैं। ये तय हो जाएगा आपके और हमारे सामने जब हाई कोर्ट का कोई फैसला आ जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर राहदारी जमानत देती है, वो उन्हें कहती है नहीं सीधे पेश होना है यहाँ हमारे पास, तो वो पहले यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद लाहौर जलसे पे चले जाएंगे। जी आमिर ज़िया साहब, योर टेक ऑन। वो उनको क्या 2 दिन का जमानत देती है या वो कहेंगे एयरपोर्ट से सीधे आप आएंगे जैसे इसहाक डार आए थे? ये हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आमिर साहब, अब वो आपके ख्याल में सऊदी अरब रवाना हो गया। मैसेजिंग है? सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं सुन सका। मैं आमिर ज़िया साहब से सवाल कर रहा था। आमिर ज़िया साहब मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो चार्टर फ्लाइट उम्मीद है पाकिस्तान के नाम से बुक हुई है, जिसमें सहाफ़ी और जो आमिर ज़िया साहब बता रहे हैं और भी कुछ लोग जो आएंगे, पार्टी के ओहदेदारान आएंगे, आपके ख्याल में ये क्या जो रूट ले रहे हैं, इससे क्या सिग्नलिंग, क्या मैसेजिंग की जा रही है? देखिए, एक तो तासुर ये दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब, जैसे कि भी आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं कि हर चीज़ तय करके आएंगे और वो बतौर फाते वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कदम रंजा फरमाएंगे और उसके बाद उनके लिए सिर्फ आसानियां ही आसानियां हैं। अदालत उनकी मर्जी के कहते हैं ना कि जो वो चाहते हैं जिस तरह का फैसला उस तरह का उनके हक में फैसला आ जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने कहते हैं ना दीदो दिल फर्शे राह की एक खड़ी हुई है, अवाम इस्तकबाल के लिए कतार दर कतार खड़े हुए। तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है उनकी जमात की तरफ से और एक मीडिया के सेक्शन की तरफ से। लेकिन अगर आप ये देखें उसमें जी, अगर आप इसमें ये गौर करें कि उनके सामने मारूजी ऑब्जेक्टिव चैलेंजेस बेशुमार हैं और उनकी राह इतनी आसान नहीं जितना कि तासुर दिया जा रहा है। पहली तो ज़ाहिर है कि ये आपको इंडिकेशन हुआ है कि जी उनकी पार्टी के अंदर जो है मामलात ज़रा से उसमें तनाव का शिकार हैं। ये जो एक उसकी इंडिकेशन मिलती है कि जिस तरह से जलसे उन्होंने कैंसिल किए और जो जलसे किए थे उस पर भी जिस तरह से तनकीद हुई कि लोगों को जमा करने के लिए आपको मेज़ें लगानी पड़ी, खाना देना पड़ा, तो इंडिकेट कर रहा था कि जी उनकी जो मकबूलियत है उनके अपने गढ़ में उसमें क्वेश्चनेबल सी बात आ गई है और लोगों को जिस तरह तासुर दिया जा रहा है कि जी मियाँ साहब जो है निजात दहिंदा के तौर पर आएंगे, तो ये सूरत हाल नहीं है। फिर उनकी कानूनी मुश्किलात अपनी जगह पर हैं। 2 केसेस में कन्विक्टेड है। कहा जाता है कि जी मतलब है कि वो बड़ी आसानी से कन्विक्शंस ओवरटर्न हो जाएंगी, लेकिन अभी हुई नहीं है। वो सजा याफ्ता भी हैं और मफरूर भी हैं और उनके ऊपर जो है बहुत सारे और इल्जामात का एक पूरा एक कहते हैं ना कि एक बोझ भी है। और फिर पनामा का केस है, अब आप कहते हैं कि जी अकामा था, फला था, ढिमका था, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वो जो है जैसे कि जुबैर साहब भी कह रहे थे कि ताहियात जो है वो नाअहल भी हैं और उनके साथ जो है ये प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो कानूनी उनके मसाइल अपनी जगह है। फिर दूसरी बात जो बहुत अहम है कि जी जो लोग समझते हैं कि जी अवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता, दिल शिकस्ता हैं पूरे हालात की वजह से। और मैं नहीं समझता कि जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको उस तरह की पजीराई हासिल है। नवाज पीपल्स पार्टी है, उसका गढ़ जो है सिंध में मजबूत है, लेकिन ये सूरत हाल नून लीग के साथ नहीं है। नून लीग पे एक तो पीडीएम की जो खराब कारकर्दगी है उसका भी मलबा है। तो ये तमाम चैलेंजेस, उसके अलावा भी बहुत सारे कि आप ठीक है पीटीआई मुकाबले पे नहीं है, बल्ला तोड़ दिया, उसके पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, लेकिन इस मुल्क में नेगेटिव वोटिंग या दुनिया में होती है कि बाज़ औक़ात जो है आप नेगेटिव वोटिंग में आप हुब्बेली में नहीं बुग़्ज़ माविया में आप वोट डालना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ भी होती है। तो चीज़ें इतनी आसानी जितनी बनाकर पेश की जा रही हैं, अभी इश्क के इम्तहान बहुत सारे हैं और वो है ना मिसरा के हनोज दिल्ली दूरस्त, तो आने दें नवाज शरीफ साहब को, देखते हैं कि किस हद तक वो
वाकई बतौर फाते आते हैं, कहीं वो आके फंस नहीं जाते, या वाकई उनके आने से मुल्क में इस्तेकाम आता है या अदम इस्तेकाम आता है, ये भी देखना है। जी, आपको लगता है वो ट्रैप भी हो सकते हैं? देखिए, ट्रैप होना तो ये होता है कि उनको धोखे से लाया जा रहा है। बात ही कि उनके ऊपर केसेस हैं, उन पे करप्शन के केसेस हैं, उनको इस बात का एक्सप्लेन करने के लिए एवन फील्ड जिसमें रह रहे हैं कैसे बना, वो पैसे कहां से गए, तो जाहिर है कि वो हमारी सियासत में तो गारंटी के बगैर एक कदम भी लेना चाहिए। तो फिर तो वो, तो अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर लेन देन हो जाता है तो फिर वो एक और कहानी होगी, लेकिन फिर लेजिटिमेसी ये लोग लूज करेंगे। ये जो है ना पाकिस्तान को तरक्की देने का, उसके लिए आपको एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। मुस्तहकम गैर वो नहीं होगी, फिर जूतियों में दाल बट रही होगी। आप देखिएगा मजीद 5 साल हम लड़ते रहेंगे इसी तरह। जी जुबैरी साहब, आपके ख्याल में क्या मियां साहब जो है वो लाहौर जाएंगे, जलसे कर सकेंगे, या कानून उन्हें इस्लामाबाद लेके जाएगा? इस्लामाबाद जाएंगे, कानून उन्हें कैसी स्पेस देगा उनकी वापसी पर? देखिए, मियां साहब जो है ना वो सज़ा याफ्ता हैं कोर्ट से और केसों में, और उनकी जजमेंट वो जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड नहीं हुई हुई है, और वो एक बेल पे या उनको इजाज़त दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने कि बाहर चले जाएं, एक स्टैम्प पेपर पे वो बाहर गए थे, और अब उनको उस केस में मफरूर भी डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि वो वापस नहीं आए उस पीरियड में। तो जब और देखिए, जो नॉर्मल जैसे आप इसहाक डार और साहब के और केसेस जो थे वो अंडर ट्रायल थे, मतलब उनका कन्विक्शन नहीं हुई हुई। तो अगर कोई आदमी जो बाहर है और वो वापस आना चाहता है कि जी मैं, और उसका केस का फैसला नहीं होता, कन्विक्शन नहीं होती, सज़ा नहीं हुई हुई होती, वो तो अप्लाई कर सकता है प्रोटेक्टिव बेल के लिए। जी मैं बाहर लैंड करना चाहता हूँ, लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची में, कहाँ, और मुझे इतनी बेल दे दी जाए ताकि मैं उस कोर्ट में जाके सरेंडर कर सकूँ। तो वो, लेकिन जहाँ कन्विक्ट हुआ, और आप देखिए जो गए थे, ये जहाँ तक मेरे इल्म में है कि ये कोट लखपत जेल से गए थे उस वक्त, तो एक कन्विक्ट वापस आ रहे होते हैं तो उसूलन को पुलिस इनको वापस आने के बाद जेल जाना चाहिए। लेकिन जैसे आमिर साहब कह रहे थे कि हो सकता है उनके मुकला 16 से 18 के बीच में कोई इस तरह की नई जूरिस्प्रूडेंस हमारे यहाँ डेवलप हो जाए कि जी वो आके उनको कन्विक्टेड आदमी को भी बेल मिल जाए। वो वक्त ही बताएगा, वो देख लेंगे, और इनके एक्सपीरियंस ज़्यादा है आमिर साहब का, और ये देखना होगा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी सारी चीज़ें क्या चाहती हैं। तो यहाँ हर चीज़ मुमकिन है कि देखिए कॉन्विक्ट मुल्क से बाहर चला गया, हमारे तारीख़ की, मैंने जुडिशल तारीख़ में तो मैंने नहीं देखा किसी आम आदमी को अगर वो बाहर जाना चाहे उसको इलाज के लिए कि उसको बेल दे दी जाए, वो बाहर गए। तो एक्सेप्शनल लोग हैं, उनके लिए एक्सेप्शनल फैसले भी हो जाएंगे। जी आमिर इलियास राना साहब, ये बताइए, कारकुनान को थकाने का बहाना बनाकर जो जलसे मंसूख किए गए, अंदर कोई रोला हो गया है? क्या चक्कर है कि वो माहौल नहीं बना पाई PMLN जो मियां साहब के आने से पहले बनाना चाहिए था? वो 2 ग्रुप्स हैं, क्या आपकी खबर है इस मामले में? पहले तो जुबैरी साहब ने जो फरमाया ना, मेरी यादाश्त ये कहती है कि वो नैब लाहौर कोट लखपत में मौजूद थे जब उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वो जेल में नहीं थे उस वक्त, और शहबाज शरीफ साहब गए थे एम्बुलेंस लेके, और मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मुझे पता है कि उनकी क्या कन्वर्सेशन दोनों भाइयों की उस वक्त हुई थी, और उनको फिर शिफ्ट किया गया था प्लेटलेस के नाम पे। और मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि मुझे एक फ़ोन आया है, क्योंकि मैंने कभी प्लेटलेस पे नहीं बात की, मैंने कहा कि मुझे एक फ़ोन आया है कि नवाज़ शरीफ के लिए उड़न खटोला आएगा और उन्हें ले जाएगा, और वो ले गया। अब ये ढूंढ लें किस किस ने उस उड़न खटोले में कैबिनेट ने स्टैंप किया कि आप जाएं, कौन रोया, किसने इजाज़त दी, किसने भिजवाया, ये सारे सवाल उन्हीं पे जाएंगे। लीगल जूरिस्प्रूडेंस जो नई क्रिएट को बुला के मशवरा किया गया, खान साहब पहले यकीन नहीं वो सारे खान साहब के अपने लोग थे। हालात वाकई खराब हैं, उनकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है, खातून मिनिस्टर और कैबिनेट के अंदर वो हुआ सारा, बड़ी डिस्कशन के बाद भेजा गया। बाद में खान साहब ने वो भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना कि वो जब उड़न खटोला आया तो खान साहब को याद आया कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, मतलब किया भी खुद, और फिर हस्बे आदत, जैसे आज वो अस्करी की आदत को जिम्मेदार करार देते हैं कि मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा था, सारे फैसले वही कर रहे थे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा रहे थे, ये रोटी को चोची कहते हुए बैठते थे। तो जो जुबैरी साहब ने कहा ना न्यू लीगल जूरिस्प्रूडेंस, तो ये पनामा से जब अकामा निकाला और ब्लैक लॉ डिक्शनरी में फैसला दिया, ये वहां से शुरुआत हुई थी, वहीं पे जाके खत्म होंगी ना, कि आपको कहीं तो फैसले करने हैं ना कि आप क्या करते जा रहे थे, किसके कहने पे करते जा रहे थे। फिर जुबैरी साहब मोहतरम कहेंगे, मैं जजेस के फैसले पे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या रवैये का इजहार किया। क्या हमें और आपको नहीं पता था कि एक जज साहब छुट्टी जा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं रुको, आज फैसला हमने सुनाना है, ये देना है। उस वक्त दौड़ भाग सब कुछ हो रही थी, ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। अब आप आ जाएं जो आपने कहा जलसों के ऊपर, मैंने चेक किया जब ये हमारे यहाँ खबर आई तो
वो ये हुआ कि जो सैफ खोकर साहब का जलसा था, PMLN के लीडर्स के बकौल वो बहुत अच्छा था, लोगों ने भी उसे अच्छा करार दिया। वो कहते हैं कि इसके ऊपर खर्चा भी बहुत आता है। जब आप खर्चे करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो हमें लाहौर के अंदर इन जलसों से ज़्यादा, जिसमें मरियम जाएं और शहबाज जाएं, हमें वो लाहौर में जोर लगाना है 21 के लिए, और बाकी पंजाब में सारी जगह पे उनकी लीडरशिप गई हुई है। इसकी वाहिद वजह यही है कि अब आप लाहौर से ज़्यादा सारे पंजाब पे जाएं, क्योंकि दो चीज़ें हैं आदिल भाई, कि ये बैटल सिर्फ नवाज शरीफ के आने की कामयाबी की नहीं है, ये बैटल इनके तमाम टिकट होल्डर्स की है। अगर वो जलसा नाकाम होता है 21 अक्टूबर का, तो सारे नाकाम हो जाएंगे। लिहाजा हर बंदे की अपनी अपनी ज़रूरत है कि वो लेके जाए, क्योंकि उसे कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा इलेक्शन लड़ने जाना है, उसी पार्टी के टिकट पे जाना है। मुकाबले में बहुत अच्छी मकबूलियत कहानी होगी, लेकिन वो कट टू साइज हुई है PTI आज। उसके लिए रास्ता खान साहब को ढूंढना है, वो कैसे ढूंढेंगे ये उनका काम है। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि जो रास्ता है वो PMLN को मिल गया है, मंजिल पाने के लिए वो जो है अपनी हिकमत अमली खुद इख्तियार करेंगे। लेकिन हमें माजी में ये दिखा कि मरियम नवाज साहिबा बड़े इंप्रेसिव जलसे करती थी जब PTI की गवर्नमेंट थी, और बड़ा अंडर प्रेशर लिया हुआ था पंजाब के अंदर, जलसों की सूरत में भी और बाई इलेक्शन की सूरत में भी। लेकिन उसके बाद सूरत हाल अब यह है कि हम खुद देख रहे हैं कि उनके लिए भी जलसे करना मुश्किल हो गया है, अनटिल अनलेस मियां साहब रीच बैक। अब आमिर साहब आपसे और जुबैर साहब आपसे जरा मैं कुछ सवाल पूछूंगा एक ब्रेक के बाद, क्योंकि आमिर इलियास राना साहब ने बड़ा दिलचस्प एक बात की। उन्होंने कहा कि 2017 का जो एपिसोड चलाया गया था, जिसके कहने पे चलाया गया था, ग्राउंड जीरो वो है, बैक टू स्क्वायर वन जाना होगा, वहां से देखना होगा कि ये चीजें जो है खराब क्यों हुई हैं। कानून आज अगर रिलीफ देता है तो फिर कानून ने जब सजा दी थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में दी थी। एक ब्रेक के बाद मजीद बात होगी। जी वेलकम बैक। जुबैरी साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगा। जरा वो जो बात आमिर साहब ने की है, उन्होंने कहा कि जी 17 के फैसले से देखे ना चीजें खराब किस तरीके से हुई थी। वो तो नैब की कस्टडी में थे जिस वक्त गए, भेजा किसने था, ये तमाम चीजें भी हमें देखनी होंगी। और अगर सजा देते हुए मामला चल सकते हैं तो सजा खत्म करते हुए भी चल सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं भूल गया था, मैं चाहूँगा कहना आपके चैनल के उससे कि आप भी उस पर ज़रूर कि हम दुआ कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है वो भी आपके चैनल्स पे उठाया जाए, जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। तो प्लीज़ इस पर भी आप ज़रूर अपने, जी हमने कल भी इस पे बात की है, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। दुआ गो है कि अल्लाह मस्जिद अक्सा को फ़लस्तीनियों को कामयाब करे। देखिए, जो आपने बात की कि 17 से ख़राब हुआ, फैसला था कोर्ट का, वो अकामा से आप जैसे फरमाया कि जी वो पनामा से शुरू हुआ, अकामा गया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अपील का राइट जो चाह रहे थे मिलना वो नहीं हो गया, उनको लॉ बना दिया गया। वो डिबेटेबल है कि उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। देखिए, ख़राब जो भी चीज़ें हुई, लेकिन मैं नहीं समझता, मुझे नहीं मालूम ये बात, राना साहब बेहतर जानते होंगे कि वो नैब की कस्टडी में, लेकिन अगर आदमी कन्विक्ट होता है किसी भी कोर्ट से तो वो जेल में होता है। नैब की कस्टडी में कैसे थे मुझे नहीं समझ आया कि अगर वो कन्विक्ट हो रहे हैं कोर्ट से तो वो जेल जाता है आदमी। तो मुझे इसका इतना इल्म नहीं है, राना साहब बेहतर जानते होंगे कि नैब ने क्या कोर्ट कोई ऐसी परमिशन ली हुई थी कि वो जेल से वहां चले जाएं। मुझे तो पता, जहां तक इल्म था कि कोर्ट लगभग जेल में थे। पॉइंट टेकन सर। जी आमिर इलियास साहब, ये शीशे के कमरे आपकी भी कोई मालूमात है कि किसके लिए बन रहे हैं? आमिर इलियास राना साहब ने कहा कुछ शीशे के कमरे बन रहे हैं, वो जरा एक तो वो देखना होगा। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा कहती है सारे तजुर्बे नाकाम हो गए, अब 24 से लेके हम 29 तक दोबारा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। 17 वाला ही मामला वो कहते हैं क्योंकि तबाही वहां से शुरू हुई है, वरना अब क्या, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं बचा, तो इसलिए मियां साहब चाहिए हुकूमत में वज़ीर आज़म। जी बात ये आदिल के मरियम साहिबा जो हैं, बिल्कुल हर बेटी जो अपने वालिद को बहुत आइडलाइज करती है, चाहती है, तो यकीनन उनको अपने वालिद में ऑब्जेक्टिवली वो ज़ाहिर है कि बतौर सियासतदान या बतौर वज़ीर आज़म उनको एनालाइज नहीं करती, और यही वजह है कि उनको सिर्फ उसमें अच्छी बातें नज़र आती हैं। आना भी चाहिए, ज़ाहिर है कि बेटी हैं वो, लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख है बकौल उनके कि जी सब तजुर्बे नाकाम रहे, तो तजुर्बा तो नून लीग का भी नाकाम रहा था। और आप देखें ना कि कोई भी उनकी वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, हर जो उनकी हुकूमत थी वो तनाज़ात का शिकार हुई, बड़े बड़े करप्शन के केसेस हुए। बेशक इस मुल्क में वाइट कॉलर क्राइम को साबित करना बहुत मुश्किल होता है। वाइट कॉलर क्राइम क्या, जुबैरी साहब अच्छी रोशनी डालेंगे, जो कत्ल के केसेस हैं उसको हम लोग कन्विक्ट नहीं कर पाते, तो वाइट कॉलर क्राइम तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो वहां पर वो सब चीजें हैं। फिर आपने देखा कि 2/3 मेजोरिटी के साथ भी आए, ये पूरी ताकत के साथ भी है,
लेकिन जिस तरह से इन्होंने डील किया, विद इन द पार्टी डील किया, इदारों के साथ डील किया, एक अपना मतलब एक अंडरमाइन करने की कोशिश की इंस्टीट्यूशंस को, उसके नतीजे में आपने देखा कि पाकिस्तान जो है बुहरान दर बुहरान का शिकार रहा है। ये जो उनके मुतालिक मफरूज़ा है कि जी मईशत के चैंपियन है, आप याद करें 2013 से 18 में जब हुकूमत गई थी तो पाकिस्तान को उसकी तारीख का सबसे बड़ा कहते हैं ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का सामना था, और आज जो महंगी हम बिजली के बिल दे रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह शीशे के घर किसके हैं। वैसे आमिर जिया साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में तनकीद किया है, मस्ट से दैट कि तनकीद करने का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं हो सकता। जो उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा और उनके वालिद साहब का जो एक ताल्लुक है उसकी बेस पे उन्हें ये लगना चाहिए। हम अक्सर यही बात करते हैं कि तनकीद करने के देर आर लॉट ऑफ वेज कि आप तनकीद कर सकते हैं। जरूरी नहीं इंसान अपनी जुबान गंदी करे या अखलाक से गिरे हुए कोई जुमलों से ही जो है वो किसी पे तनकीद करे, हो सकती है। उन्होंने बड़े अच्छे रिश्ते के ताल्लुक में बताया कि उनको लगता है कि उनके फादर जो है पाकिस्तान के मसीहा हैं, हर मसले से निकाल सकते हैं। जरा शीशे के घर मुझे बताइएगा कि शीशे के घर जो है वो कहाँ बन रहे हैं, क्या हो रहा है, ये क्या खबर दे दिया? इस्लामाबाद में, मैंने कहा था इस्लामाबाद में एक इमारत में शीशे के कमरे तैयार हो रहे हैं। अब जब वो कमरे तैयार होंगे और वो बंदा हर तरफ से खुद को देखेगा, 6 की 6 सिमतों से देखेगा, और वो कौन होगा वही आगे बताएगा। सर ये मैं अमेरिका बैठा, वरना आके अभी खान में आपसे पूछ लेता, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं वैसे फोन पे आपसे पूछूं ब्रेक के बाद, प्रोग्राम क्लोज करने के बाद। थैंक यू सो मच आमिर जिया राना साहब, आमिर जिया साहब, ज़ुबैरी साहब, हारून रशीद साहब मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।